ड्रामा की स्टार्टिंग में हम एक गाड़ी को देखते हैं जिसके अंदर से एक छोटी सी बच्ची निकलती है और उस बच्ची ने अपने हाथ में एक प्यारा सा टॉय पकड़ा हुआ होता है, पर वह बहुत ज़्यादा घबराई हुई होती है। और हम देखते हैं कि उसके सामने कई सारे लोग खड़े हुए हैं। ये जो लोग हैं वो जिंग फैमिली के लोग हैं और आज यहाँ पर ये जिंग फैमिली के हेड की किल्ड डॉटर को अडॉप्ट करने आए हैं, जो काउंसाइड से सिटी में मूव हुई है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सब उसी को देख रहे होते हैं और ये कुछ खास पसंद नहीं कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि इसके जैसी लड़कियां बस यही जानती हैं कि कैसे रिच फैमिली में जाकर उन लोगों को परेशान करना है। और ये भी इसलिए यहाँ पर आई है, इसलिए कुछ खास सीख नहीं रखा है। इसकी माँ ने जो इसे सिखाया है ये वही एग्जीक्यूट करेगी आकर। यहाँ पर हम देखते हैं कि इस फैमिली में एक छोटी सी बच्ची भी होती है जिसका नाम जैस्मिन होता है, जो कि कुछ खास दूसरी बच्ची को पसंद नहीं कर रही होती है जिसका नाम मून होता है। और वह बस उसे देखकर मुंह बना रही होती है और कह रही होती है कि ये कैसी लड़की मेरे घर में आ गई है, ये मेरे डैड से फेवर वगैरह लेगी और उन्हें अपना बना लेगी। इधर में दिखाया जाता है इस फैमिली के ग्रैंड पेरेंट्स को, जो कि साथ में बैठे होते हैं और बात कर रहे होते हैं कि वो लड़की थोड़ी देर में आने वाली है और जैसे ही वो यहाँ पर आए उसे अंदर लाया जाए। सबसे पहले वो चेक करेंगे कि वो उनकी फैमिली के लायक है या नहीं, और यही सारी बातें यहाँ पर हो रही होती हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं इस बच्ची को, जो इन्हें सब लोगों को देखकर बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही होती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है वो क्या बोले, क्योंकि ये सब लोग उसे एकदम गाँव के गंवार की तरह ट्रीट कर रहे होते हैं। अब हम देखते हैं आगे का सीन, जहाँ पर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि ये बच्ची बिल्कुल भी अपनी माँ को नहीं छोड़ना चाहती थी, पर इसकी माँ एक बहुत ही भारी सफ़र कर रही थी। लास्ट के वक्त में उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी डॉटर को अपने हस्बैंड के पास छोड़ देंगी ताकि उसे एक अच्छा फ्यूचर मिल सके। इतने साल काउंसाइड में बिताने के बाद अब वक्त आ गया था कि उसकी माँ इस दुनिया को छोड़कर कहीं दूर जाए। मून ये सारी चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं और वो फूट फूट कर रोती है। अपनी माँ से रिक्वेस्ट करती है कि वो फैमिली में सरवाइव नहीं कर पाएगी, इसलिए उसे छोड़कर ना जाए, पर उसकी आंखों के सामने उसकी माँ की डेथ हो जाती है। अभी प्रेजेंट में मून अपने रियल फैमिली मेंबर्स के सामने खड़ी होती है और वो सब उसे गुस्से भरी नज़रों से देख रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो मून होती है उसके सामने उसके फादर की लीगल वाइफ आती है, जो कुछ उसे खास पसंद नहीं कर रही होती, और वो कह रही होती है कि मैं तुम्हारे फादर की लीगल वाइफ हूँ और ये जो तुम लड़की मेरे साइड पर बैठी हुई देख रही हो इसका नाम जैस्मिन है, ये तुम्हारी स्टेप सिस्टर है। मून उनसे कहती है कि मेरी माँ ने मुझे बताया था कि जब मैं सिटी में जाऊंगी तो मैं अपने डैड से मिलूंगी, पर मेरे डैड किधर हैं? जिसको सुनकर जैस्मिन को बुरा लग जाता है और वो मून को पुश कर देती है और कहती है, खबरदार, जो उन्हें तुमने अपना डैड बोला वो सिर्फ मेरे डैड हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मून नीचे गिर जाती है और उसके हाथ में चोट लग जाती है, पर ये जो उसकी स्टेप मॉम होती है वो कुछ अपनी बेटी को नहीं बोलती है, उल्टा मुंह से कहती है तुम्हें ज़्यादा लगी तो नहीं, अपनी स्टेप सिस्टर के चाइल्डिश बिहेवियर को माइंड अप मत करना। जिस पर मून बड़ी सिस्टर की तरह अपनी बहन के स्टाइलिश बिहेवियर को माफ़ कर देती है और वो चुपचाप से अब अंदर जाने लगती है। जब मून अंदर आती है तो वो अपने फादर का बहुत बड़ा घर देखती है और उसे उसके ग्रैंड पेरेंट्स के सामने लाया जाता है, जो बस उसी का इंतज़ार कर रहे होते हैं और उससे कह रहे होते हैं, तो तुम आ गई हो, तो क्या तुम्हें कोई आइडिया है कि किस फैमिली में कैसे रहते हैं? यहाँ पर हम देखते हैं कि जैस्मिन अपनी ग्रैंड मदर की बहुत ज़्यादा लाडली होती है। मून बोलती है, बिल्कुल, मुझे मेरे पेरेंट्स सब कुछ सिखाया है। उसके ग्रैंडफादर कहते हैं, तुम्हारे कपड़े इतने गंदे क्यों हैं? मून बोलती है, जिस दिन वो अपनी माँ के फ्यूनरल में गई थी तब से उसे टाइम नहीं मिला कि वो अपने कपड़े चेंज करे और उसे बुरा लग रहा है कि उसके ग्रैंडफादर को उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। वो उनके लिए माफ़ी मांगती है ग्रैंडफादर को और इतना हम्बल बिहेवियर देखकर बहुत बुरा लगता है। और वो कहते हैं, मैं समझ चुका हूँ कि इस लड़की ने बहुत कुछ फेस किया है, स्पेशली इसकी माँ ने। अब हम देखते हैं कि वो मून को बुलाते हैं और कहते हैं, हम तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट लेकर आए हैं। और वो मून को एक गिफ्ट देना शुरू कर देते हैं, जिस पर फैमिली के सभी मेंबर्स उन्हें ओल्ड मैन के ऊपर भड़काने लगते हैं और कहने लगते हैं कि एक जंगली लड़की अभी आई है और देखो तो कितनी लालची है, इसने ये गिफ्ट ले भी लिया है। जिस पर ग्रैंडफादर अब मून से पूछते हैं, क्या तुम ये नहीं जानना चाहोगी कि गिफ्ट के अंदर क्या है? मून बोलती है, मुझे उन सब बातों से फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि जब भी मुझसे कोई बड़ा मुझे कुछ गिफ्ट देगा तो मुझे उसे प्यार और रिस्पेक्ट के साथ लेना है, ताकि उस ओल्ड मैन को ये ना लगे कि मैं उसे रिस्पेक्ट नहीं कर रही हूँ, और शायद इसीलिए मैंने इस गिफ्ट को लिया है। भले ये गिफ्ट खाली होता
पर मेरी तरफ से आपके डिसरिस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए थी। ये बात सुनते ही ग्रैंडफादर मून के इस बिहेवियर से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और कहते हैं, सच में इस लड़की की बहुत अच्छी अपब्रिंगिंग की गई है। यहाँ पर हम देखते हैं कि बाकी लोग सोच रहे होते हैं कि मून चालाक है। वो ये सब कुछ ग्रैंडफादर और बाकी लोगों की नज़रों में अपनी इज्जत बनाने के लिए कर रही है। अब अगला सीन खाने के टेबल का होता है, जहाँ पर जैस्मिन जैसे ही खाने के टेबल पर जाती है वो खाने पर टूट पड़ती है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि आसपास कौन बड़ा बैठा हुआ है, कौन छोटा बैठा हुआ है, और तभी वहाँ पर मून बैठी होती है। ग्रैंडफादर मून से कहते हैं, तुम क्यों नहीं खा रही हो, तुम्हें ये खाना पसंद नहीं है क्या? मून बोलती है, ग्रैंडफादर, दरअसल मेरी माँ ने बोला है कि जब तक ओल्ड पीपल खाने को न खा लें तब तक मैं अपनी चॉपस्टिक आगे नहीं बढ़ा सकती हूँ। ये सुनते ही ग्रैंडफादर को उसके संस्कार बहुत बड़े लगते हैं और वो जैस्मिन के ऊपर भड़कने लगते हैं और कहते हैं, एक तुम्हारी स्टेप सिस्टर है जिसने अपनी सारी लाइफ काउंसाइड में निकाल दी। अब वो छोटी सी बच्ची इतनी ज़्यादा ओबीडियंट है जिसकी एक्सपेक्टेशन किसी को नहीं होगी। एक ये जैस्मिन है जिसको बिल्कुल भी अक्ल नहीं है, जो हमेशा दूसरों को डिसरिस्पेक्ट करती रहती है। ये सुनते ही मून की स्टेप मॉम को बुरा लगता है और वो कहती है, आज मैं इस जैस्मिन को मार डालूंगी। इसकी वजह से हमारे फैमिली के एल्डर पीपल को प्रॉब्लम हो रही है। और वो जैस्मिन को बुरी तरीके से पीटने जा रही होती है। पर जो उसकी ग्रैंड मदर होती है वो जैस्मिन से बहुत ज़्यादा प्यार कर रही होती है और वो कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जैस्मिन बच्ची है, वो जो खाना चाहे वो खा सकती है और कोई भी उसे कुछ भी नहीं बोलेगा। जिस पर ग्रैंडफादर को गुस्सा आता है और वो सबसे कहते हैं, तुम्हारे लाड प्यार के चक्कर में ये लड़की इतनी ज़्यादा बिगड़ गई है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अब सब खाना खाना शुरू कर देते हैं और इधर ग्रैंडफादर मून की तरफ देखते हैं और कहते हैं, बेटा, तुम्हें इन सब बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। तुम जल्दी से खाना खा लो, फिर मैं अपने घर के नौकर से बोलकर तुम्हारा रूम दिखाने के लिए ले जाऊंगा। और ये सुनते ही वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है मून के पिता चेंग के ऑफिस का, जहाँ पर उसकी स्टेप मॉम नारू आती है और वह चेंग के लिए लंच बॉक्स लेकर आई होती है। चेंग उससे पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जिस पर वह बोलती है, मुझे यहाँ आना ही था क्योंकि तुम तो घर आते नहीं हो। तो मैं तो परवाह नहीं करती कि तुम्हारी वाइफ और तुम्हारी बेटी को इस फैमिली में कैसे ट्रीट किया जा रहा है। चेंग बोलता है, क्या हुआ? जिस पर नारू आग लगाना शुरू करती है। कहती है, और क्या होगा, जैसी वह लड़की है वैसे ही तुम्हारे फादर ने उसका गुणगान करना शुरू कर दिया और उसको जैस्मिन की जगह दे दी। उस लड़की ने जैस्मिन को बुरा भी कहा और उसके साथ बहुत तरीके से मिसबिहेव किया। और तुम्हें पता है सबसे बड़ी बात, ग्रैंडफादर ने उसे एक बहुत ही एक्सपेंसिव गिफ्ट दिया और वह छोटी सी लड़की इतनी ज़्यादा चालाक कि उसने बिना कुछ सोचे समझे उस गिफ्ट को अपने हाथ में ले लिया। नारू को लगता है कि वह पैसों की कितनी ज़्यादा भूखी है। यह सुनकर चेंग को गुस्सा आता है और उसे फ्लैशबैक का एक सीन याद आता है जो मून की माँ का होता है। वह सीन ये होता है कि जब चेंग मून की माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करता था तो उसने कई बार उससे कहा कि वह उसे न छोड़े, वह उसका और उसकी बेटी का बहुत अच्छे से ध्यान रखेगा। पर मून की माँ ने यह प्रेफर किया कि वह उसे छोड़कर यहाँ से चली जाए क्योंकि अब उसके बस में यह सब चीज़ें नहीं थीं और यहाँ पर उसने चेंग के पिता से 2 करोड़ रुपए की डिमांड भी की थी। अब इन सब चीज़ों से लगता है कि उसकी बेटी भी उतनी लालची है, पर कहानी कुछ और होती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मून की माँ ने चेंग को बस इसलिए छोड़ा था क्योंकि उसके पिता ने उसे रियलिटी चेक दिया था कि उसकी जैसी मिडिल क्लास लड़की जो एक कॉरपोरेट दुनिया में काम करती है वह उनकी फैमिली में कैसे एडजस्ट करेगी, और इसीलिए उन्होंने उसे छोड़ दिया था। यहाँ पर अब हम देखते हैं कि वह बुरी तरह से रो रही होती है लिफ्ट में, पर अभी प्रेजेंट में चेंग को इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता और वह अपनी वाइफ के सामने कह रहा होता है कि मैं अपने पेरेंट्स से बोलूँगा कि मून को वापस कंट्री साइड छोड़ दिया जाए। अगले सीन में मून अपने पेरेंट्स और सबकी फैमिली फ़ोटो देख रही होती है और वह खुश हो रही होती है कि उसने अपने फादर की फ़ोटो देखी है और वह याद कर रही होती है कि कैसे उसकी माँ हर बार उसे इस चीज़ के बारे में बताती थी कि उसके फादर बहुत ज़्यादा काइंड और हम्बल हैं। तभी उसके सामने जैस्मिन बैठी होती है। वह मून से कहती है, यहाँ आकर मेरे सामने झुककर खड़ी हो जाओ। मून कहती है, ये बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल है, मैं तुमसे बड़ी हूँ तो मैं अपने बड़ों से ऐसे बिहेव नहीं कर सकती। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जैस्मिन के ग्रैंड पेरेंट्स के कुछ दोस्त आते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि जैस्मिन जाकर उनसे लड़ने लगती है और उनसे गिफ्ट मांगने लगती है और उन्हें धक्का दे रही होती है। मून उसे समझाती है तो वह मून से भी उल्टा सीधा बोलने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर मून के ग्रैंडफादर आ जाते हैं जो जैस्मिन को बुरी तरह से डांटते हैं और कहते हैं, समझ नहीं आ रहा ये लड़की इतनी ईविल कैसे हो सकती है, इसे तो हमने इतने अच्छे से पालने की कोशिश की,
जिस पर जैस्मिन बुरी तरह से रोने लगती है और यहाँ पर जो ग्रैंडफादर होते हैं वह जैस्मिन को एक थप्पड़ भी लगाने वाले होते हैं, लेकिन मून उन्हें रोक लेती है। तभी वहाँ पर उसकी ग्रैंडमदर आ जाती है। ग्रैंडमदर और ग्रैंडफादर के बीच में दोनों बच्चों को लेकर बहसबाजी हो जाती है और ग्रैंडमदर जैस्मीन को लेकर वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पर मून दादा की तरफ देख रही होती है। वह लोग घर से बाहर जाने वाले होते हैं। मून को मौसम थोड़ा बिगड़ा हुआ दिखाई देता है, इसलिए वह जल्दी से जाकर उनके लिए छाता ले आती है ताकि वह घर से आराम से निकल सकें। थोड़ी देर में वहाँ बारिश शुरू हो जाती है और वह घर से नहीं जा रहे होते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मून का उदास चेहरा देखकर ग्रैंडफादर उसे प्रॉमिस करते हैं कि वह कभी भी उसे घर से बाहर नहीं जाने देंगे और वह हमेशा उसे यहीं रखेंगे और ना ही वह कभी उसे अबेंडन फील कराएंगे इस घर में। और यह सारी बात उसकी स्टेपमॉम नारू सुन लेती है। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मून अपनी ग्रैंडमदर के लिए जिंजर टी लेकर जाती है और उनके हाथ पैर दबाने लगती है। ग्रैंडमदर को लग रहा होता है कि मून यहाँ पर बटरिंग कर रही है, पर असल में मून को सच में अपनी ग्रैंडमदर की फिक्र होती है और वह अपनी ग्रैंडमदर से कहती है, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं कि मैं लालची हूँ? दरअसल मैंने कल आपको अपने घर के कुछ नौकरों से बात करते हुए सुना था कि आपके बॉडी और घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। मुझे थोड़ी मेडिकल की नॉलेज थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपके हाथ पैर दबा दूं आकर। यह बात सुनते ही मून की ग्रैंडमदर खुश हो जाती है। ग्रैंडमदर कहती हैं, तुम्हारी मेमोरी तो सच में तेज़ है, मैंने ये बात कल बोली थी। ठीक है चलो, तुम कर सकती हो ऐसा। मून धीरे धीरे करके उन्हें बॉडी मसाज देती है, लेकिन वह वहीं सो जाती हैं और उन्हें एक बहुत ही रिलैक्सिंग नींद आती है। अगले सीन में जब उनकी आंख खुलती है तो ऑरेंज उनका अच्छे से ध्यान रख रही होती है और वह मून के बिहेवियर से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती हैं। तभी हम देखते हैं कि घर की नौकरानी, जिसने मून की ग्रैंडमदर के रूम से एक बहुत ही एक्सपेंसिव जेड ब्रेसलेट चुराया होता है और ये सब करने के लिए उसे नारू ने पैसे दिए होते हैं और लालच दिया होता है कि उसका बेटा कॉलेज में पढ़ना चाहता है। नारू उसकी मदद करेगी उसके बेटे को कॉलेज तक पहुंचाने में, अगर वह मून को इस घर से निकालने में उसकी मदद करेगी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वह इस काम को अंजाम देने के लिए जा रही होती है। तभी हम देखते हैं कि ग्रैंड मदर और मून उस रूम में आ जाते हैं और उस लड़की को पकड़ लेते हैं और उससे कहते हैं, तुम दिन दहाड़े मेरे कमरे में कर क्या रही हो? साफ सफाई तो सुबह हो चुकी है, तो मैं आने की परमिशन नहीं है तब तक जब तक मैं तुम्हें न बुलाऊं। और वह उसके हाथ पीछे देख लेते हैं और कहते हैं, मुझे बताओ तुम्हारे हाथों में क्या है? जिस पर वह लड़की घबरा जाती है। मदर बहुत देर तक उससे उसके हाथों से वह चीज़ दिखाने के लिए बोलती है, जिस पर वह कुछ जवाब नहीं दे रही होती है। ग्रैंड मदर को गुस्सा आता है और वह कहती हैं, तो तुम मुझे नहीं बताओगी? और हम देखते हैं कि वह ज़बरदस्ती उसका हाथ आगे खींचती हैं, तो उन्हें उसके हाथ में वह ब्रेसलेट दिख जाता है और ग्रैंड मदर उसके हाथ से वह ब्रेसलेट छीन लेती हैं और कहती हैं, तो मैं जेल जाने का बिल्कुल भी डर नहीं है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें जेल भेज कर रहूंगी। जिस पर वह जो लड़की होती है वह उनके घुटनों पर झुक जाती है और कहती है, मुझे माफ़ करना, यह गलती से मेरे पास आ गया था। जिस पर अब मून और ग्रैंड मदर वह ब्रेसलेट को रखने जा रही होती हैं कि वह जो नौकरानी होती है वह पीछे से धक्का दे देती है और वह गिरने वाली होती है, पर मून बीच में आकर उन्हें बचा लेती है और उसके खुद के सिर में चोट लग जाती है। पर ग्रैंड मदर यह सब देखकर वहीं बेहोश हो जाती हैं। जिस पर अब वह जो नौकरानी होती है वह जोर जोर से शोर मचाकर सभी को इकट्ठा कर लेती है और सारा इल्ज़ाम मून के ऊपर डाल देती है कि उसने ओल्ड विमेन ने मून को यहाँ से कुछ सामान चुराते हुए देखा था और जब उन्होंने मून से सवाल किया तो मून ने उन्हें धक्का मारकर बेहोश कर दिया। अब यहाँ पर सभी लोग मून पर यकीन करने की जगह उस नौकरानी पर यकीन कर लेते हैं। मून रोती रहती है, गिड़गिड़ाती रहती है, पर कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा होता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ग्रैंड मदर को आराम से बिस्तर पर लिटाया गया है और वहाँ पर डॉक्टर को बुलाया गया है, पर ओल्ड विमेन को अभी तक होश नहीं आया होता है। तभी अचानक वहाँ पर ग्रैंडफादर आ जाते हैं। मून को यकीन होता है कि उसके ग्रैंडफादर ज़रूर उस पर यकीन करेंगे, इसीलिए वह ग्रैंडफादर की तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देखती है और इमोशनल होकर। लेकिन तभी हम देखते हैं कि नारू बोलती है, अब यह नौकरानी सारी सच्चाई बताएगी कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ था। और जिस पर वह नौकरानी बताना शुरू करती है कि दरअसल ओल्ड मैडम ने मून को उनके रूम में आकर कुछ चुराते हुए देखा था। जब उन्होंने उससे सवाल किया तो उसने उन्हें धक्का मार दिया और उसकी वजह से उन्हें इतनी समस्या हो गई है। यहाँ पर मून कहती है, ग्रैंडफादर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। पर यहाँ पर कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा होता है।
वह रो रही होती है, गिड़गिड़ा रही होती है, पर कोई भी उसकी बात पर यकीन करने की बजाय सब उस नौकरानी पर यकीन कर लेते हैं और मून पर इल्ज़ाम लगाते रहते हैं। मून अपने ग्रैंडफादर से कहती है, आप मेरा यकीन करो, मैंने सच में कुछ नहीं चुराया है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वह जो नौकरानी होती है वह मून का बैग उठाकर लाती है और कहती है, सारा सबूत इसके अंदर मिलेगा। और हम देखते हैं कि जैसे ही वह मून का बैग उल्टा करती है, उसके अंदर से वह ब्रेसलेट निकल पड़ता है। अब मून को समझ नहीं आता वह क्या करे, क्योंकि वह तो यहाँ पर बुरी तरीके से फंस चुकी होती है, जबकि उसने कोई भी चोरी नहीं की होती है। और यहाँ पर अब सभी को नौकरानी पर 100% यकीन हो जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वह जो ग्रैंडफादर होते हैं वह मून से कहते हैं, उम्मीद नहीं थी कि तुम यह सब करोगी। मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि इस महीने में तुम्हें हर एक वह चीज़ दूंगा जो तुम्हें तुम्हारे काउंट साइड पर नहीं मिली है, लेकिन तुमने पैसों के लालच में इतना ज़्यादा आने की क्या ज़रूरत थी मून, जो तुमने मेरा विश्वास तोड़ा। और यहाँ पर मून कहती है, ग्रैंडफादर बस एक बार मेरा यकीन करके देखिए, मैंने यह सब कुछ भी नहीं किया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी जो आंटी होती है, यानी कि उसके जो फादर की सिस्टर होती है, वह मून को आकर एक जोर का छांटा लगाती है और कहती है, यह बेवकूफ़ लड़की अभी भी झूठ बोल रही है, जबकि इसने इतना सब कुछ कर दिया है। यहाँ पर नारू बीच में आ जाती है और कहती है, इस बच्ची पर हाथ मत उठाइए, हम इससे बात करेंगे, ये हमें प्यार से सब सच्चाई बता देगी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि नारू और वह कहती है, बताओ ये सब कुछ तुमने किया है ना, तुम क्यों नहीं बता रही हो। पर मून कुछ नहीं बोल पा रही होती है, क्योंकि सबने उसके ऊपर इस चीज़ का इल्ज़ाम डाल दिया होता है। तभी वहाँ पर एंट्री होती है मून के फादर की, यानी कि चेंग की। मून ने हमेशा अपनी मदर के मुंह से अपने फादर के बारे में सब कुछ अच्छा ही अच्छा सुना होता है कि वह बहुत ही काइंड और हम्बल नेचर के हैं, और अभी प्रेजेंट में भी वह यही सब सुनकर चल रही होती है। और उसकी मॉम की ये सारी बातें उसके दिमाग में गूंज रही होती हैं। उसे पता होता है कि अब उसे क्या करना है। उसके फादर जो आते हैं सीधा उसकी मॉम को देखने लगते हैं। और यहाँ पर जो उसके फादर की सिस्टर होती है, यानी कि मून की आंटी, वह बोलने लगती है, देखा मैंने बोला था कि इस काउंटसाइड गर्ल को यहाँ पर मत लाओ, ये सब कुछ इसकी वजह से हुआ है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मून अपने फादर के पास जाती है और उससे कहती है, डैड मेरा यकीन करो, मैंने ये सब कुछ नहीं किया है। जिस पर चंग उसके ऊपर भड़क जाता है और कहता है, शट अप, मुझे डैड बुलाने की हिम्मत मत करो, मैं तुम्हारा डैड नहीं हूँ, एक चोर लड़की का डैड नहीं हो सकता हूँ। और उसे धक्का मार देता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वह बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, वह रोने लगती है। फिर वह अपने ग्रैंडफादर की तरफ जाती है और कहती है, मेरा यकीन करो ग्रैंडफादर, मैंने यह सब कुछ नहीं किया है। जिस पर ग्रैंडफादर कहते हैं, बहुत हुआ, अब मैं तुम्हें इस घर में नहीं रहने दूंगा। जिस पर हम देखते हैं कि मून अब यकीन कर लेती है और यहाँ पर घर के नौकर को बुलाकर मून को धक्का देकर बाहर फेंकवा दिया जाता है। मून रोती रहती है, पर कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वह जो ओल्ड विमेन होती है उसे होश आ जाता है और वह होश में आते ही मून के बारे में पूछती है कि मून किधर है। लेकिन सब कहते हैं कि उसने तो चोरी की थी। जिस पर वह अपनी डॉटर को एक जोर का छांटा लगाती है और यहाँ पर वह जो घर की नौकरानी होती है, नारू के साए पर वह भागने लगती है। लेकिन तभी वह जो घर का गार्ड होता है उसे पकड़ लेता है। और अब यहाँ पर वह जो ओल्ड विमेन होती है वह सारी सच्चाई बता देती है कि उस बच्ची ने कोई भी चोरी नहीं की, उल्टा चोरी इसलिए की थी, इसलिए मुझे धोखा दिया। अगर आज वह नहीं होती तो शायद आज मैं यमराज के पास चली गई होती। इसने मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है और उसने अपना सिर मेरी जगह दीवार में दे दिया। तुम सबने उसे घर से बाहर निकाल दिया। मैं तुम सबकी शक्ल नहीं देखना चाहती हूँ, मुझे वह मेरी ग्रैंड डॉटर वापस चाहिए। और यहाँ पर अब हम देखते हैं कि ग्रैंडफादर को भी पछतावा होता है, फैमिली के सभी मेंबर को पछतावा होता है। इधर मून जो घर छोड़कर खुद ही चली गई होती है, उधर उस नौकरानी को घर से बाहर निकाल दिया जाता है। और जब वह बाहर जा रही होती है तो नारू उसके पास आती है, उसे जोर का छांटा लगाती है और कहती है, एक चीज़ अपने दिमाग में रखना कि अगर तुमने अपना मुंह खोला तो तुम्हारा बेटा कभी कॉलेज नहीं जा पाएगा। इधर मून रोड पर दूसरे बच्चों के पेरेंट्स को देख रही होती है और वह बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रही होती है कि इस वक्त उसके पास कोई भी नहीं है, वह क्या करे।
और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसे अपनी मॉम का वह इंसिडेंट भी याद आता है जब उसकी मॉम उसके लिए केक वगैरह लेकर आई होती है और वह उन्हें बताती है कि कैसे स्कूल में सब उसे घटिया और इलिजिटिमेट चाइल्ड होने का नाम दे रहे हैं। लेकिन उसकी मॉम उसे समझाती है और वह ऐसे करके कई सारे बच्चों को देखती है। इधर उसके ग्रैंडफादर और उसकी ग्रैंडमदर उसके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे होते हैं कि आखिर वह कहाँ है और कहाँ मिलेगी उन्हें। और यहाँ पर उन्हें टेंशन हो रही होती है कि कहीं उसे किडनैप तो नहीं कर लिया गया। तभी वहाँ पर एक गाड़ी का आना होता है जिसमें से कुछ लोग निकलते हैं और वह मून को किडनैप कर लेते हैं। इधर चंग मून को ढूंढने के लिए आता है और वह गाड़ी के पास भी जाता है, पर वे लोग मून को अपने कोट से छुपा लेते हैं। चंग उसके जूते तो देख लेता है पर उसे यकीन नहीं होता। और तभी वहाँ पर ग्रैंडफादर का आना होता है जो उसके आसपास सारी गाड़ियाँ रुकवा देते हैं और उसे गाड़ी के अंदर से मून को निकालते हैं। और यहाँ पर उन्हें मून को ऐसी बुरी हालत में देखकर बहुत ज़्यादा पछतावा होता है कि ये सब कुछ उनकी वजह से हुआ। वह जो छोटी सी बच्ची थी वह उनकी वजह से इतनी ज़्यादा परेशान हुई है। और अब चंग भी मून के पास आता है और वह कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे ऊपर शक किया, प्लीज़ रोना बंद करो। और अब हम देखते हैं आगे की कहानी, जहाँ पर मून के ग्रैंडफादर चेंग से बोलते हैं, अब यहाँ खड़े खड़े क्या तमाशा देख रहे हो, जाकर इन गुंडों को ठिकाने लगाओ जिन्होंने तुम्हारी बेटी को किडनैप करने की कोशिश की है, और यहाँ तमाशा मत करो। और हम देखते हैं कि वह मून की तरफ देखते हैं और कहते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है बेटा कि मैं इतनी ज़्यादा देर से आया, और अगर उस समय मेरा थोड़ा भी दिमाग काम करता तो शायद मैं सीसीटीवी फुटेज चेक करता। और वह मून को लेकर गाड़ी में बैठ जाता है। इधर चेंग जाकर उसको बुरी तरह से मारता है और पुलिस को बोल देता है कि इन्हें यहाँ से लेकर जाओ, इनकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को किडनैप करने की। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मून के ग्रैंडफादर होते हैं वह उसे गाड़ी के अंदर बिठा लेते हैं और ड्राइवर से कहते हैं, सीधा घर चलो। जिस पर चेंग पीछे से कहता है, डैड मैं घर वापस कैसे आऊँगा, एक ही गाड़ी थी, उसे भी आप ले गए। जिस पर अब मून ग्रैंडफादर से कहती है कि ग्रैंडफादर डैड तो बाहर रह गए, वह घर कैसे आएंगे। जिस पर ग्रैंडफादर कहते हैं, कुछ बातें हैं जो घर में अकेले में होनी चाहिए। और अब हम देखते हैं कि यहाँ पर मून की ग्रैंडमदर बहुत ज़्यादा टेंशन में बैठी होती है, लेकिन तभी उनकी नज़र मून पर पड़ती है जो वहाँ पर आ जाती है। नारू सबसे पहले उठकर वहाँ पर आती है, जबकि ये किडनैपिंग भी उसने करवाई होती है। और वह रिंग से कहती है, थैंक गॉड तुम ठीक हो, मैं तो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई थी। इधर मून भागती हुई अपनी ग्रैंडमदर के पास जाती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी ग्रैंडमदर उसको थैंक यू बोलती है और कहती है, देखा मैंने बोला था ये बच्ची बहुत ज़्यादा अच्छी है, देखो इसका चेहरा कैसे लाल पड़ गया है, तुम्हारे डैड को आ जाने दो। उसके बाद हम एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट करेंगे, शायद उसे चीज़ से कुछ दिक्कत नहीं होगी। इधर चेंग की सिस्टर भी और इंच से माफ़ी मांगती है और सभी लोग उससे कहते हैं कि वह दोबारा उससे कुछ भी नहीं बोलेंगे, वह सच में एक बहुत अच्छी बच्ची है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी लोग मून की तरफ देख रहे होते हैं प्यार भरी नज़रों से, पर नारू अभी भी उसे गुस्से से देख रही होती है। लेकिन तभी वहाँ पर उसके ग्रैंडफादर कहते हैं कि मैंने डिसाइड किया कि मून को हम फैमिली ट्री में इंक्लूड करेंगे और उसे अपनी फैमिली में एक जगह देंगे। जिस पर नारू बोलती है, क्या अभी तक जैस्मिन तक को फैमिली ट्री में इंक्लूड नहीं किया गया है? और यहाँ पर मून को एकदम से फैमिली ट्री में इंक्लूड कर दिया गया है। तब तक वहाँ पर चेंग आ जाता है, चेंग आकर और इन सबसे माफ़ी मांगता है। मून उसे माफ़ कर देती है। और यहाँ पर अब हम देखते हैं कि ग्रैंडफादर के अनाउंसमेंट से चेंग को थोड़ी प्रॉब्लम तो होती है कि अभी एकदम से उसको फैमिली ट्री में इंक्लूड करने की क्या ज़रूरत है डैड। लेकिन ग्रैंडफादर कहते हैं कि जो अनाउंसमेंट मैंने अब भी कर दी है बस वह हो चुकी है, मुझे किसी में भी किसी का इंटरप्शन नहीं चाहिए। अगले सीन में हम जैस्मिन को देखते हैं जिसने अपने हाथ पर गर्म पानी गिरा दिया होता है और वह छोटे बच्चों की तरह बुरी तरह से रो रही होती है। लेकिन तभी वहाँ पर चंग और उसकी मदर आ जाते हैं। नारू कहती है, पता नहीं जैस्मिन को आजकल क्या होता जा रहा है, जब से मून आई है कोई भी उस पर ध्यान नहीं देता, हमेशा चुपचाप वह अकेली बनी रहती है। मुझे लगता है कि इस फैमिली को मेरी बेटी और मेरी ज़रूरत नहीं है। जिस पर चंग उसे समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और अब वह अपनी बेटी का अच्छे से ध्यान रखेगा और वहाँ से ले जाता है। अगले सीन में जैस्मिन अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ पेंटिंग कर रही होती है। मून भी उससे रिक्वेस्ट करती है क्या वह साथ में पेंटिंग कर सकती है, पर वह मून के ऊपर भड़कने लगती है और कहने लगती है कि उसे मून का इंट्रोडक्शन नहीं चाहिए और वह बच्चों की तरह रोने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर चेंग और नारू जाते हैं जो ग्रैंड पेरेंट्स से लड़ने लगते हैं और कहने लगते हैं कि हमें लगता है कि आजकल आपका ज़्यादातर ध्यान मून के पास में रहता है जैस्मिन की तरफ, तो आप बिल्कुल फोकस ही नहीं हैं।
आपको बिल्कुल भी आइडिया ही नहीं है कि वह किन सारी चीज़ों से सफ़र कर रही है। आप बस मून की तरफ फोकस रहते हैं। अब यहाँ पर ग्रैंड पेरेंट्स और जैस्मिन के पेरेंट्स के बीच में झगड़ा होने लगता है, जिस पर मून बीच में आती है और कहती है, ग्रैंडफादर, मुझे फैमिली ट्री में इंक्लूड नहीं होना है, मैं अभी सबसे दूर रहना चाहती हूँ। जिस पर अब वह यह सब कुछ सबकी खुशी के लिए करती है। और यहाँ पर नारू को खुशी होती है कि उसने यह चाल जीत ली है। अब हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर मून और जैस्मिन एक प्ले रूम में होते हैं। जैस्मिन खेल रही होती है और तभी उसे अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स चाहिए होते हैं। मून बोलती है कि वह सब अपना कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, तो मेरे साथ खेल लो। मून जैस्मिन के साथ खेलती है। अब इनका बॉन्ड थोड़ा सुधरता हुआ दिखाई देता है और यह लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं। तभी अचानक से जैस्मिन मून को उसके ग्रैंडफादर के एंटी कलेक्शन के रूम में ले जाती है। मून कहती है, ग्रैंडफादर ने बोला यहाँ पर आने की परमिशन नहीं है, अगर यह सामान टूट गया तो ना बहुत बुरा लगेगा। लेकिन जैस्मिन नहीं मानती और वह कहती है, और मुझे यह सब कुछ टच करने की परमिशन है। और वह एक ही चीज़ को टच करने लगती है। तभी उसे ऊपर एक ब्यूटीफुल पॉट रखा हुआ दिखाई देता है। मून मना करती है, पर जैस्मिन जबरदस्ती पॉट को नीचे लाने की कोशिश करती है और वह सारे पार्ट्स नीचे गिरने वाले होते हैं कि मून उसके पास पहुंच जाती है, जैस्मिन को कवर कर लेती है और वह सारे जैस्मिन की जगह मून की बैक पर गिर जाते हैं और उसे चोट आ जाती है। और शोर शराबा सुनकर फैमिली के सभी मेंबर्स आते हैं। यहाँ पर जैस्मिन का ध्यान दे रहे होते हैं कि कहीं उसे लगी तो नहीं। लेकिन मून यहाँ पर झूठ बोलती है कि जैस्मिन तो उसे मना कर रही थी इस रूम में आने के लिए, उसने जिद की थी और शायद इसीलिए अब वह पनिशमेंट लेने के लिए भी तैयार है। इधर ग्रैंडफादर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि इन बच्चों की वजह से उनका इतने सालों का बनाया हुआ एंटी कलेक्शन खराब हो गया। अब अगले सीन में चेंग मून को बुरी तरह से पनिशमेंट दे रहा होता है और जैस्मिन चिल्ला रही होती है कि डैड, मेरी सिस्टर को मत मारो, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन चेंग कुछ भी बात नहीं सुनता और नारू जैस्मिन को उसके डैड के पास नहीं आने देती है और वहाँ पर ग्रैंडफादर से भी माफ़ी मांगती है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि मून और जैस्मिन एक साथ रूम में बैठे होते हैं, जिसमें मून से पहली बार सॉरी बोलती है कि उसकी वजह से उसे इतनी ज़्यादा पनिशमेंट झेलने को मिली। उसने सबको सच्चाई क्यों नहीं बताई, जिस पर मून कहती है कि वह उसकी बड़ी बहन है, इतना तो उसके लिए कर सकती है। और वैसे भी उसकी फैमिली में उसकी मॉम ने उसे सिखाया था कि रिश्तों को अच्छे से संभाल कर रखना चाहिए, वरना वह टूट जाते हैं। और वह उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। जिस पर जैस्मिन बोलती है कि मुझे इनसिक्योरिटी थी कि कहीं आप घर में सबकी फेवरेट ना बन जाओ और कोई मुझे इग्नोर करने लगेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। जिस पर मून उसे समझाती है कि तुम्हें पता है तुम इस घर में सबसे ज़्यादा डियर हो, तो सब तुमसे कितना प्यार करते हैं, तो मैं तुम्हारी जगह कभी भी नहीं ले सकती हूँ। जिस पर जैस्मिन उसकी बात समझ जाती है और कहती है, मेरे पास और भी टॉयज़ हैं, मैं उनको लेकर आती हूँ। इधर चेंग बाहर खड़ा खड़ा यह सारी बातें सुन रहा होता है। उसे पछतावा होता है कि उसने मून की कोई भी बात नहीं सुनी और उसे बुरी तरह से पनिश किया। इसलिए वह भागकर सीसीटीवी फुटेज चेक करता है, जिससे उसे सच्चाई पता चलती है और उसे पता चलता है कि मून की बैक पर भी इंजरी है और वह सो रही होती है। लेकिन तभी उसे वहाँ पर मून के पास एक रैबिट नज़र आता है, जिसको देखकर उसे याद आता है कि रैबिट तो उसने मून की मदर को उनकी पहली डेट पर गिफ्ट किया था, जिसको ऑरेंज ने अभी भी संभाल कर रखा है। उसे गुस्सा तो आ रहा होता है कि उसकी मॉम कुछ पैसों के लिए उसे दूर छोड़कर चली गई थी और अब उसकी बेटी को यहाँ भेज दिया है। पर कहीं ना कहीं उसके अंदर का फादर उठ भी जाग रहा होता है और जैसे ही मून की आंख खुलती है वह बोलती है, डैड आप यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पर उसके फादर बोलते हैं, तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया कि उस जगह पर तुम नहीं जैस्मिन थी? जिस पर मून कहती है, कोई बात नहीं डैड, वह छोटी है, अभी नासमझ है, उसकी जगह अगर पनिशमेंट मैंने ले ली तो कुछ भी नहीं होता। जिस पर उसके डैड उसकी चोट पर दवाई लगाते हैं और मून के लिए ये बहुत ही खुशी वाला मोमेंट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि चेंग को एक बहुत बड़ी पार्टी के लिए जाना होता है, जहां पर फैमिली में सभी लोग डिस्कस कर रहे होते हैं। जिस पर चेंग मून को भी उसके साथ चलने की परमिशन देता है और मून खुश हो जाती है। और अब हम अगला सीन गाड़ी के अंदर का देखते हैं, जहां पर मून और जैस्मिन खेल रहे होते हैं। जैस्मिन उसके डैड को परेशान कर रही होती है, जिस पर मून बहुत अच्छे से जैस्मिन को हैंडल करती है और ये दोनों गाड़ी के अंदर आराम से सो जाते हैं। लेकिन मून जब होटल में पहुंचती है तो उसे अजीब तरह का लगने लगता है, उसे वॉमिट जैसा आने लगता है। जिस पर चेंग ये चीज़ नोटिस कर लेता है और वह मून से पूछता है क्या उसे कार सिकनेस है, उसने ये बताया क्यों नहीं?
जिस पर मून बोलती है कि डैड आप काम कर रहे थे, मैं आपको प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करना चाहती थी। जिस पर यह सब बातें सुनकर चंग को बहुत ही अच्छा फील होता है कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसकी बेटी को बहुत अच्छी अपब्रिंगिंग दी है, और वह दोनों बेटियों को गले से लगाता है और कहता है चलो मैं तुम्हें अंदर तक ले चलता हूँ। और हम देखते हैं कि वह जैस्मिन और मून को अंदर तक ले चलता है। अब यहाँ पर अगला सीन दिखाया जाता है कि नारू डिसाइड करती है कि वह मून को इस साल में नहीं जीतने देगी और न वह उसे चंग के करीब जाने देगी, जिस पर वह कुछ ना कुछ गंदी हरकतें तो ज़रूर करेगी। अब हमें पार्टी के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चंग अपनी दोनों बेटियों को लेकर आता है और वह उनसे कहता है कि आप डैड को कुछ यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग के बारे में डिस्कस करना है। तुम लोग इधर उधर खेलो जाकर, पर किसी भी सामान को हाथ मत लगाना। यहाँ पर हम देखते हैं कि चंग अपने बिजनेसमैन लोगों से मिलने के लिए चला जाता है और वह मून और जैस्मिन को साथ में छोड़ देता है ताकि ये थोड़ी देर टाइम स्पेंड कर सके। इधर नारू अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के काम में लग जाती है ताकि वह इन्हें फंसा सके। यहाँ पर हम देखते हैं कि अब नारू दोनों बच्चों को संभाल रही होती है, तभी वहाँ पर कोई आता है और उससे पूछता है कि ये दोनों तुम्हारी बेटियां हैं। जिस पर वह जैस्मिन का इंट्रोडक्शन तो उसे अच्छे से करवाती है, पर मून के बारे में बोलती है कि वह कंट्री साइड से आई हुई है। मून को यह चीज़ बुरी लगती है लेकिन वह कुछ नहीं बोलती। अब अगला सीन देखते हैं जहां उसी होटल में रेस्टोरेंट के पास में एक ओल्ड मैन को एक बहुत ही यंग मैन बुली कर रहा होता है, और वह जो ओल्ड मैन होता है वह अपनी बेटी को कॉल करने की कोशिश करता है क्योंकि उसने अभी तक खाने का बिल पे नहीं किया होता है। वह ओल्ड मैन से कह रहा होता है कि तुम यहाँ बस खाना लूटने के लिए आए थे और तुम्हारा यह प्लान कामयाब हो गया। अब मैं पुलिस को बुलाऊंगा। मून ये सब सुनती है और उसके पास जाती है और कहती है ओल्ड मैन को परेशान करना बंद करो, मुझे बताओ इसका कितना बिल हुआ है। जिस पर मून बिल देने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन वह जो आदमी होता है मून से कहता है इतने कम पैसों में कुछ भी नहीं होगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मून उस यंग मैन से कहती है ठीक है, कितने पैसे चाहिए तुम्हें। और वह अपने गले से अपने परिवार का पेंडेंट निकालकर उस आदमी को दे देती है और वह आदमी उसको लेकर चला जाता है। और मून इस ओल्ड मैन से कहती है कोई बात नहीं, अंदर पार्टी चल रही है, शायद हो सकता है कि आपकी डॉटर ने अपना फ़ोन कहीं रख दिया हो, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर अब हम अगला सीन देखते हैं जहाँ पर मून खेल रही होती है। तभी वहाँ पर नारू उसके पास आती है, उसे पानी देती है और बोलती है कि बेटा तुम्हारे फादर थोड़े से बीमार पड़ गए, उन्हें जाकर पानी दिया, और वह उसे रेस्टरूम का पता बता देती है। मून रूम की तरफ जाती है, पर वह तो गिफ्ट एरिया होता है जहाँ पर सारा सामान रखना होता है और इनको वहाँ पर कोई नहीं दिखाई देता, इसीलिए वह वहाँ से चली आती है। अभी हम देखते हैं कि वह भागती हुई चंग के पास आती है। मून चंग को पानी देने की कोशिश करती है, पर नारू बोलती है कि अब तुम्हारे डैड की तबीयत ठीक है तो हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जिस पर वह उसके हाथ से पानी की बोतल ले लेती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो बिजनेस वूमन होती है वह फ़ोन पर बात कर रही होती है। उसके पास उसकी असिस्टेंट आती है, जैसे बताती है कि इस पार्टी में जो गिफ्ट रूम था जिसमें एक्सपेंसिव ज्वेलरी और बाकी सारा सामान रखा था, उसमें किसी ने एंट्री मारी है, इसीलिए वहाँ से एक ज्वेलरी गायब हो रखी है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी लोग हैरान होते हैं कि अचानक से कैसे हो सकता है ऐसा। लेकिन तभी वहाँ पर एक आदमी आता है। वह बोलता है कि मैंने उस रूम के अंदर एक छोटी सी बच्ची को जाते हुए देखा था, और तभी वह मून की तरफ इशारा करता है और कहता है यही उस रूम में गई थी। और यहाँ पर अब चंग उसकी तरफ भड़कने लगता है, लेकिन पहले वह सबके सामने अपनी डॉटर के लिए स्टैंड लेता है कि आपको गलतफहमी हुई है, मेरी डॉटर चोरी नहीं कर सकती है। जिस पर नारू भी बोलती है हाँ, भले वह गांव से आई हो, पर उसके अंदर चोरी नाम की चीज़ नहीं है, आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मून भी रोने लगती है, लेकिन तभी बोलो कहते हैं इस लड़की का बैग लेकर आओ। और यहाँ पर अब मून का बैग लाया जाता है, जिसको जैसे ही खोला जाता है उसके अंदर से वह एक्सपेंसिव नेकलेस निकलता है। और यहाँ पर सबको कंफर्म हो जाता है कि ये जो चोरी है ना, वह मून ने की है। मून कहती है कि उसे सामान के बारे में कुछ भी नहीं पता, पता नहीं किसने उसे फंसा दिया। आप सभी लोग मून के ऊपर ब्लेम डालने लगते हैं और चंग से कह रहे होते हैं कि अपनी डॉटर से कहो कि वह हमारे घुटनों में झुक जाए। लेकिन मून को नहीं पता होता है कि वह क्या करे, क्योंकि यह सब कुछ उसने नहीं किया और वह बराबर लड़ती रहती है कि वह इनोसेंट है, उसने कुछ भी नहीं किया।
और यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी लोग बस मून को पनिशमेंट दिलाने के चक्कर में होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर वह ओल्ड मैन आ जाता है और वह कहता है, तमाशा करना बंद करो। तुम्हें सच में लगता है कि ये छोटी सी बच्ची इतने एक्सपेंसिव नेकलेस को चुराएगी जिसके पास खुद इतने सारे पैसे हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वह उस बिजनेस वुमन का फादर होता है, जिस पर अब वह मून के पास आकर कहता है और बोलता है, बेटा गलती हो गई, ग्रैंडफादर थोड़ी लेट आए हैं, पर तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ आ गया हूँ। वह अपनी डॉटर के ऊपर भड़कते हैं और कहते हैं, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जब मैं रेस्टोरेंट में था मैंने तुम्हें कितने कॉल किए कि जल्दी से फ़ोन उठा लो। तुम्हारे चक्कर में उसने मुझे पुलिस के हवाले कर दिया होता अगर यह बेटी वहाँ पर ना आती। और वह मून का दिया हुआ एक्सपेंसिव पेंडेंट उसे वापस करते हैं और कहते हैं, इसकी कीमत आज के ज़माने में 5 मिलियन है और ये एक छोटा सा नेकलेस क्यों चुराएगी। जिस पर उन्हें एहसास होता है कि वह गलती कर रहे हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वह जो लेडी होती है वह अरेंज को नेकलेस गिफ्ट करने लगती है, पर मून साफ साफ मना कर देती है कि उसे यह नहीं चाहिए। और यहाँ पर सब ठीक हो जाता है और वह चेंग से बोलती है कि वह चेंग की कंपनी के साथ अपना लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए तैयार है, जिस पर चेंग खुश हो जाता है। और यहाँ पर नारू की चाल एक बार फिर फीकी पड़ जाती है और मून यहाँ पर जीत जाती है। अगले सीन में चेंग और मून एक साथ पर मोमबत्ती जला रहे होते हैं और वह कह रहे होते हैं कि मैं खुश हूँ कि तुम मेरी डॉटर हो। और अब यह लोग सीधे घर आ जाते हैं, जहाँ पर नारू की बेटी आकर सबसे पहले खाने पर फोकस कर देती है, पर मून सभी ग्रैंड पेरेंट्स को अपने लाए हुए गिफ्ट देती है और कहती है कि उसके लिए इससे ज़्यादा एक्साइटमेंट की बात कुछ भी नहीं हो सकती। और अब हम देखते हैं कि वह सभी को हक करती है। इन्हें सबको याद आता है कि मून का बर्थडे भी आने वाला है और वह मून से कहते हैं कि उसे क्या गिफ्ट चाहिए, जिस पर मून कहती है कि वह अपनी मदर के पास उसी गांव में वापस जाना चाहती है जहां पर उसे इतने सालों तक पाल पोस कर बड़ा किया गया हो। और यहां पर हम देखते हैं कि तो सभी शांत हो जाते हैं, पर मून के बर्थडे की वजह से चेंग को उसके साथ जाने की परमिशन देते हैं और कहते हैं कोई भी किसी भी नौकरानी के साथ मून को अकेला नहीं भेजेगा। चेंग खुद उसकी सेफ्टी के लिए जाएगा और एक बार लास्ट टाइम उसकी मदर से मिलकर आएगा। और अब यह लोग तैयार हो जाते हैं। अगले सीन में चेंग मून के साथ गांव जा रहा होता है, जिस पर नारू चेंग के पास आती है और कहती है, तो तुम सच में ये कर रहे हो, तुम उसके साथ गांव जा रहे हो, जिस पर चेंग उसे इग्नोर कर रहा होता है। नारू बोलती है, तो मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो। चेंग बोलता है, मैंने वह सीसीटीवी फुटेज देख लिए हैं और मुझे समझ आ गया कि वह चोरी तुमने की थी। जिस पर नारू रोते हुए पैरों पर गिर जाती है और कहती है, मैं थोड़ा बहक गई थी, मुझे लगा कि इन सब चीज़ों के बाद तुम मुझे इग्नोर कर दोगे, पर अब मैं मून को अपनी बेटी की तरह ट्रीट करूंगी। जिस पर चंग बोलता है, बहुत हुआ तमाशा, अपनी बकवास बंद रखो और यहाँ से जाओ। और अगले सीन में हम देखते हैं कि चंग मून के साथ उसके गांव आ जाता है। मून यहाँ पर गांव में आकर सभी से अच्छे से मिलती है और उसके बाद वह चंग को घर के अंदर ले जाती है, एक एक फ़ोटो दिखाने की कोशिश करती है, पर चंग अभी भी उसकी मॉम से बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है और इसीलिए वह मून को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। तभी विलेज हेड की महिला देख लेती है कि जो चंग है वह मून को अकेला छोड़कर बाहर घूमने चला गया है, जिस पर उसे लगता है कि वह यहाँ पर मून को अपनी फैमिली से निकालकर हमेशा के लिए यहीं छोड़ने आया है। इसीलिए वह गांव के साथ मिलकर चंग को सताने की प्लानिंग बनाती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि चंग जब गांव में घूम रहा होता है तो उसके पीछे एक बहुत ही खतरनाक कुत्ते को छोड़ दिया जाता है, लेकिन तब तक मून जाकर उसे प्रोटेक्ट कर लेती है। फिर वह बहाने से मून को वहां से ले जाते हैं और विलेज हेड चेंग को अपने घर की तरफ ले जाता है, जिसमें सभी विलेजर आकर अब चेंग को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसे मारने के लिए जा रहे होते हैं। और यहाँ पर वह कह रहे होते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पहले मून की मॉम को छोड़ने की, अब तुम मून को अबैंडन करने आए हो। जिस पर चेंग बोलता है, मून की मॉम को मैंने नहीं छोड़ा था, उल्टा उसने हमसे बहुत सारे पैसे लिए थे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि चेंग को बोलो बताते हैं कि अगर उसने बहुत सारे पैसे लिए थे तो इतनी डिफ़िकल्ट लाइफ क्यों जीती। जब तुम्हारी बेटी का जन्म हुआ था उसके पास दूध पिलाने के भी पैसे नहीं थे, वह पाउडर से अपनी बेटी का गुजारा कर रही थी। इस चीज़ पर तुम क्या कमेंट करोगे। और यहाँ पर चेंग को एहसास होता है कि मून की मॉम ने कुछ भी पैसे नहीं लिए थे। तब तक वहाँ पर मून खुद आ जाती है और वह अपने डैड को प्रोटेक्ट करती है। और अगले सीन में चेंग सभी विलेजर्स के साथ बैठा होता है और यहाँ पर वह सबके साथ मिलकर ड्रिंक कर रहा होता है और वहाँ पर सभी के साथ मिलकर वह बात करता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि सच में मून की मॉम ने उसे बड़ा करने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। और यहाँ पर चेंग को सारी सच्चाई पता चल जाती है
और वह ब्लेजर्स के साथ भी घुल मिल जाता है और सब भी उसके साथ मिलकर एंजॉय करते हैं। अगले सीन में मून चेंग को घर ले जाती है और उसे बैठाती है और आराम करने के लिए बोलती है क्योंकि वह बहुत ज़्यादा नशे में होता है, जिस पर चेंग उसे कहता है सब ठीक है, तुम टेंशन मत लो। तभी उसे वहाँ पर एक बुक दिखती है जो कि एक एल्बम होती है, मून और उसकी मॉम की मेमोरीज की। पहले तो मून एल्बम दिखाने से मना करती है, पर चेंग के बोलने पर मून उसे वह एल्बम दिखा देती है, जिस पर चेंग खुश हो जाता है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर चेंग को मून के बचपन की फ़ोटो देखकर बहुत कुछ याद आता है और उसे लगता है कि उसने अपनी बेटी का बचपन बहुत बुरी तरह से मिस कर दिया है। उसे इन सब मोमेंट्स में उसके साथ होना चाहिए था। अब ये दोनों साथ में सो रहे होते हैं, जहाँ पर चेंग अपनी बेटी से क्वेश्चन करता है कि इतने सालों में कभी भी उसने अपने डैड से नफरत की क्या, जिस पर मून साफ साफ मना कर देती है और कहती है मॉम ने हमेशा उसके डैड के बारे में सिर्फ अच्छी अच्छी बातें बताई हैं और ये भी बोला है कि उसकी एक फैमिली है जो उसे हमेशा बहुत प्यार करेगी और वह चीज़ें हमेशा सच में हैं। और इधर हम देखते हैं नारू को, जिसको मून और चेंग के रिलेशनशिप के बारे में पता चल जाता है कि अब वह दोनों एक दूसरे के क्लोज आ गए हैं और नारू बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है क्योंकि पहली बार ही वह खुशी गलती में पकड़ी गई है और उसके बाद अब एक बार फिर उसके साथ यही सब कुछ होने वाला है। अगर चेंग को पता चल गया कि मून जैस्मिन से बेहतर है तो कहीं वह नारू को छोड़ न दे और नारू ये सारी चीज़ें अपने जासूस के जरिए पता लगा रही होती हैं और इसलिए अब वह किसी किडनैपर को कॉल करती है और कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम मून को इस दुनिया से गायब कर दो, उसे किडनैप कर लो। और वह किडनैपर भी अब नारू की बात मान जाता है और वही करने के लिए तैयार होता है जो नारू ने उससे बोला होता है। अब हम अगला सीन देखते हैं जहाँ पर चेंग और मून एक साथ घर में होते हैं और जहाँ पर अकेला बैठकर चेंग मून और उसकी मॉम की फ़ोटो देख रहा होता है और उन सारे मोमेंट्स को याद कर रहा होता है जो उसने उसकी मॉम के साथ बिताए थे। और तभी उसे वहाँ पर एक डायरी दिखाई देती है और वह डायरी देखकर वह दिन याद करने लगता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि इस डायरी के अंदर मून की मॉम अपनी हर एक चीज़ लिखती थी। और अब चेंग उस डायरी को निकालकर पढ़ने लगता है, जहाँ पर उसे सारी सच्चाई पता चलती है कि मून की मॉम ने कभी भी उसकी मॉम से कुछ पैसे लिए ही नहीं थे, बल्कि स्टेट में उसने झूठ बोला था। जब उसकी मॉम की मुलाकात मून की मॉम से हुई थी तब उसकी मॉम ने कुछ फैमिली स्टेटस की बात की थी, जिस पर मून की मॉम को एहसास होता है कि अगर चेंग अपने कम फैमिली स्टेटस वाली लड़की से शादी करेगा तो वह फैमिली हेड होने की अथॉरिटी खो देगा और इसलिए उसने इतना बड़ा बलिदान दिया। अब चेंग बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहा होता है कि उसकी वजह से हमेशा वह मून की मॉम से नफरत करता रहा, जबकि उसे पूरी बात पता नहीं थी और वह बस बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है कि इन सारे सालों में अगर वह चाहता तो मून की मॉम को सपोर्ट करता रहता, पर उसने ऐसा नहीं किया और उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है और वह रोने लगता है। तभी वहाँ पर मून आ जाती है और वह कहती है डैड आपको क्या हुआ, जिस पर चेंग उसके सामने एकदम शांत हो जाता है और कहता है क्यों ना हम तुम्हारी मॉम से मिलने चलें, जिस पर मून तैयार हो जाती है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि वह अपनी मॉम से मिलने के लिए जा रही होती है और बहुत सारी बातें कर रही होती है। तभी उसे लगता है कि उन्हें कोई फॉलो कर रहा है, पर उसके डैड बोलते हैं कि हो सकता है कि कोई गाँव वाला हो या देख रहा हो कि मैं तुम्हें अच्छे से ट्रीट कर रहा हूँ या नहीं, जिस पर अब मून चुपचाप अपने डैड के साथ जाने लगती है। और इधर हम देखते हैं कि वह कोई और नहीं, नारू का भेजा हुआ किडनैपर होता है, जहाँ पर उसे मून की फ़ोटो मिल जाती है। वह नारू को बता देता है कि जिस लड़की को तुमने ढूंढने के लिए बोला था वह मुझे मिल गई है। इधर चेंग और मून उसकी मॉम के पास पहुँचते हैं, जहाँ पर मून इमोशनल हो जाती है और कहती है मैंने अपनी मॉम से प्रॉमिस किया था कि जब मैं यहाँ आऊँगी तो मैं बिल्कुल भी नहीं रोऊंगी और बहुत ज़्यादा खुश रहूँगी, पर अभी शायद मैं ये प्रॉमिस निभा नहीं पा रही हूँ। जिस पर चेंग उसे समझाता है कि तुम बच्ची हो, तुम्हारी मॉम इस चीज़ के लिए तुम्हें माफ़ कर देंगी। अब हम देखते हैं कि मून कहती है डैड माउंटेन पर कुछ फ्लावर्स होते हैं जो मेरी मॉम को बहुत ज़्यादा पसंद हैं, मैं वे फ्लावर्स लेने जा रही हूँ, आप तब तक मॉम से अकेले में बातें कीजिए। इधर हम देखते हैं कि चेंग मून की मॉम से माफ़ी मांगता है इतने सालों तक उसे गलत समझने के लिए, और साथ में वह उसे थैंक यू बोलता है इतनी समझदार और प्यारी सी बेटी देने के लिए। इधर मून अपनी मॉम के लिए फ्लावर तोड़ रही होती है और इधर चेंग ये सारी बातें कर रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से वह पीछे मुड़ता है तो मून वहाँ पर नहीं होती, क्योंकि वह किडनैपर उसे किडनैप करके ले गया होता है। और यहाँ पर अब चेंग इधर उधर चिल्लाता रहता है कि मून तुम किधर हो, लेकिन उसे किसी का पता नहीं चल रहा होता है।
अब सारे ब्लेजर्स मिलकर मून को इधर उधर ढूंढ रहे होते हैं और ये चीज़ चेंग के फादर तक भी पहुंच जाती है। उन्होंने अपने सारे गार्ड्स को मून को ढूंढने में लगा दिया होता है और उनसे बोला होता है कि किसी भी कीमत पर मेरी ग्रैंड डॉटर को कहीं से भी ढूंढ के लाओ। इधर नारू को ये सारी चीज़ों की खबर मिलती है और उसकी नौकरानी उसे बताती है कि आप टेंशन मत लीजिए, बॉस ने सिटी के हर एक इंसान को बस मून मैडम को ढूंढने के लिए लगा दिया है। अब नारू उनके किडनैपर्स को कॉल लगाती है और कहती है, मैंने तुमसे बोला था ना कि इस लड़की को ऑर्फनेज हाउस में छोड़ना, और तुम इसे अपने पास में रखे हुए हो। इसे तुम्हें कुछ भी फायदा नहीं होगा। जिस पर उनका किडनैपर का दिमाग कुछ और ही चल रहा होता है। वह नारू से कहता है, तुमने तो बस एक चीज देखी है, मैंने तो बहुत कुछ देखा है। मैं इसके फादर को ब्लैकमेल करूंगा और उनसे कई सारे पैसे लूटूंगा और इस लड़की को मारकर उसके घर वालों के पास वापस छोड़ दूंगा। यह बात सुनते ही नारू टेंशन में आ जाती है और उसे एहसास होता है कि उन किडनैपर्स ने उसके साथ धोखा कर दिया। नारू मना करती है कि तुम लोग ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, पर वे जो किडनैपर्स होते हैं वे नारू की बात न मानकर उसका फ़ोन काट देते हैं और उसे स्विच ऑफ कर देते हैं। अब नारू बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है। इधर मून ने रो रो कर अपना बुरा हाल कर रखा होता है और उसे समझ नहीं आता वह क्या करे, क्योंकि अब वह बहुत ज़्यादा खतरे में पहुंच चुकी होती है और इन किडनैपर्स ने उनमें से एक को उसे हर्ट भी किया होता है। इधर हम देखते हैं कि चंग इधर उधर सबको ढूंढ रहा होता है। इधर नारू की मुलाकात चंग से होती है। चंग उससे कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम बुरी इंसान नहीं हो और तुम्हें भी मून की फिक्र है, पर मून ज़रूर मिलेगी हमें। और नारू के दिमाग में यही चल रहा होता है कि जब चेंग को पता चलेगा कि इन सब चीज़ों के पीछे उसका हाथ है तो वह क्या करेगा। इधर हम देखते हैं कि जो मून की सिस्टर जैस्मिन होती है वह भी उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होती है और वह अपनी मॉम से बार बार मून को बचाने जैसी बातें कर रही होती है। और यहाँ पर उसकी मॉम भी टेंशन में आ जाती है कि अगर मून को सच में कुछ हो गया तो उसके फैमिली मेम्बर्स उसे नहीं छोड़ेंगे और उसने बहुत बड़ा रिस्की कदम उठाया है जो उसे नहीं लेना चाहिए था। और अब हम देखते हैं कि नारू बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होती है क्योंकि उसे कुछ भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा होता है और वह दिमागी तौर पर पागल हो रही होती है और उसे यहाँ पर मून के कई सारे एफर्ट्स के बारे में पता चल, जैसे कि जैस्मिन का होमवर्क करवाना, बाकी सारी चीज़ें मेंटेन करना, जो कि सिर्फ ही वे इसीलिए करती थी ताकि नारू चैन की सांस ले सके और जैस्मिन अपनी माँ को कम परेशान करे। और अब यहाँ पर नारू और ज़्यादा रिग्रेट कर रही होती है और अब्बू बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। अब वह कहती है अब वह क्या करे, कैसे उस बच्ची को जाकर बचाए। लेकिन तभी उसके दिमाग में मून का बताया हुआ एड्रेस आता है, जिससे उसे एक आइडिया मिलता है कि मून कहाँ पर होगी और वह समझ जाती है कि उसे कहाँ जाना है और कैसे जाकर मून को प्रोटेक्ट करना है। अब वह सीधा मून की माँ के गांव में जाती है, जहाँ पर वह गांव के हेड और चेंग से मिलती है। चेंग के हाथ में कई सारे बैग होते हैं पैसों के, जो कि वह किडनैपर्स को देने जा रहा होता है क्योंकि उन्होंने इतने सारे पैसों की डिमांड की होती है। पर नारू को समझ नहीं आता वह चेंग को क्या एक्सप्लेन करे और चेंग को वह वहाँ से जाने देती है। लेकिन वह सिटी ब्लेड से बात करती है और कहती है, आपको पता है कि यहाँ पर कोई ऐसी फैक्ट्री है जिसे कई सालों पहले बंद कर दिया गया हो। जिस पर नारू जवाब देती है कि मुझे बताइए, जिस पर विलेज हेड उसे बताता है कि ऐसी ही कोई फैक्ट्री थोड़ी दूरी पर है, वहाँ पर वह सारा सामान रखा हुआ है जिसके बारे में तुम बता रही हो। और जिसको सुनते ही नारू वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि विलेज हेड इतना ज़्यादा स्मार्ट होता है, वह अपने लोगों से कहता है उसे पता चल चुका है कि मून कहाँ पर है। इधर हम देखते हैं कि नारू उस जगह पर पहुँच जाती है जहाँ पर उन लोगों ने मून को बुरी तरह से बांध रखा होता है। वह पीछे से उन्हें देख रही होती है और अब वे लोग मून को वहां पर अकेला छोड़कर चले जाते हैं। और इधर नारू पिंजरे से कूदकर उसे बचाने के लिए चली जाती है, लेकिन उनके किडनैपर्स को नारू की गाड़ी दिख जाती है और वे एक्साइटेड हो जाते हैं कि क्या बात है, एक साथ दो दो शिकार करने को मिलेंगे। और इनसे ज़्यादा एक्साइटमेंट की बात उनके लिए कुछ भी नहीं होती। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो नारू होती है वह मून को बचाने के लिए आ जाती है और उसे कहती है, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ तुम्हारे साथ। बहुत जल्दी से मून के हाथ पैर खोल देती है और उसे वहाँ से ले जाने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर वे किडनैपर्स आ जाते हैं और कहते हैं, इतनी आसानी से नहीं, मैंने तुम्हें जाने दूंगा। तुमने क्या सोचा, हम पागल हैं? हमने इतनी मेहनत सिर्फ इसीलिए की है कि तुम एक झटके में आकर इस लड़की को बचाकर यहाँ से ले जाओ? बिल्कुल भी नहीं, अभी तो कहानी में ट्विस्ट आना बाकी है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मून और नारू एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं, जिस पर नारू मून से कह रही होती है, तुम यहाँ से जल्दी से भाग जाओ, इन लोगों को मैं देख लूँगी। और यहाँ पर मून नारू से कह रही होती है कि वह अकेले नहीं जाएगी, वह नारू को साथ में लेकर जाएगी।
और अब हम देखते हैं कि वे जो किडनैपर्स होते हैं वे मून और नारू को मारने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। इन्हें नहीं पता होता है कि इन्हें क्या करना है, क्योंकि ये दोनों बहुत ज़्यादा घबराए हुए होते हैं और यहाँ पर वे जो किडनैपर्स होते हैं वे बस उन्हें मारने की फिराक में ही होते हैं। और यहाँ पर हम गांव के बाकी के लोगों को देखते हैं जो उस जगह पर पहुँच जाते हैं, जिस पर जो वह ओल्ड मैन होता है और उसका ग्रैंडफादर वह विलेज हेड से पूछता है, तुम्हें कैसे पता कि मून यहीं पर है? जिस पर विलेज हेड कहता है, वह सारे सवालों के जवाब मैं बाद में दूंगा, पहले तो मुझे यह बताओ कि मून का उसकी सौतेली माँ नारू के साथ कैसा रिश्ता था। जिसको सुनते ही सबको शक हो जाता है कि यह सब कुछ उसकी सौतेली माँ नारू ने किया है। और यहाँ पर ओल्ड मैन कहता है, मुझे तो पहले से ही शक था कि वह कुछ न कुछ कर रही होगी। इधर हम देखते हैं कि वे जो किडनैपर्स होते हैं वे मून और नारू पर अटैक करने जा रहे होते हैं, पर मून अपनी माँ को बचा लेती है, उनके बीच में आ जाती है और उसका जो अटैक होता है वह अपने ऊपर ले लेती है। अब वह मरने वाली होती है, उसके मुंह से खून निकल रहा होता है और वह कह रही होती है कि उसने अपनी माँ को इस दुनिया से जाते हुए देखा है, पर वह जैस्मिन को अपनी माँ को खोते हुए नहीं देखना चाहती थी। और यहाँ पर अब नारू क्या हाथों में होती है, लेकिन वे जो किडनैपर्स होते हैं वे नारू को मारना बंद नहीं करते हैं और वे उसे भी बहुत बुरी तरह से इंजर्ड कर देते हैं। और जब वे अपना आखिरी अटैक करने जा रहे होते हैं तभी वहाँ पर गांव के सभी लोग आ जाते हैं और उनमें से एक किडनैपर तो वहाँ से भाग जाता है, पर जो एक किडनैपर होता है वह मून को गोद में ले लेता है और उसकी गर्दन पर चाकू रख देता है और गांव वालों को डराने लगता है कि अगर तुम लोगों की हिम्मत है तो बीच में आकर दिखाओ, मैं इस लड़की को मार दूंगा। अब चेंग सब कुछ सुलझाने की कोशिश करता है। वह आदमी से कहता है, मेरी बेटी को हाथ मत लगाना, तुम्हें जितने पैसे चाहिए जो चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि उसने मून की गर्दन पर चाकू रख रखा होता है और वह बस अटैक करने ही वाला होता है कि तभी पीछे से गांव की एक आंटी आकर मून को बचा लेती है और वह आदमी के ऊपर बुरी तरह से अटैक करती है और कहती है, अभी भी गांव की घी में बहुत ज़्यादा ताकत है, इसलिए वह सिटी के लोगों को आसानी से हरा सकती है। अब उसे गिरने पर पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, पर चेंग सीधा मून के पास आता है। नारू बेहोश होकर पड़ी होती है। चेंग कहता है, तुम ठीक हो ना मून? मून कहती है, मैं ठीक हूँ। विलेज के सभी लोग उससे पूछ रहे होते हैं, क्या तुम ठीक हो? और इन्हें सब कुछ एक एक करके जवाब दे रही होती है, लेकिन तभी वह थोड़ी देर में चेंग की गोद में ही बेहोश हो जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सब उसे लेकर यहाँ से भागने लगते हैं कि पता नहीं उन लोगों ने इसके साथ क्या कर दिया है जो यह अचानक से बेहोश हो गई है। सबको डर होता है कि मून बस सही सलामत रहे, उसको कुछ भी ना हो। और इसलिए अब हम देखते हैं कि चेंग अब मून को घर ले आता है। इधर नारू भी घर आ जाती है, सारे फैमिली मेंबर्स एक साथ खड़े होते हैं। इधर डॉक्टर बताता है कि मून की बैक पर इंजरी है, उसे रेस्ट करने दो, वह ठीक हो जाएगी। इधर नारू को भी होश आ जाता है और यहाँ पर नारू को पता होता है कि चेंग को पता है कि उसने ही मून को किडनैप करवाया है, पर वह उससे फिर भी कुछ नहीं कह रहा है। जिस पर चेंग जवाब देता है, क्योंकि मैंने तुम्हें मून को बचाते हुए देखा नारू था और मुझे लग रहा है कि तुम कहीं ना कहीं बदल गई हो। जिसको सुनकर नारू को अच्छा लगता है और यहाँ पर वह नारू की बैक की तरफ देखता है जहाँ पर डॉक्टर बताता है कि इसकी स्किन में इन्फेक्शन हो गया है इतनी ज़्यादा चोट और मार खाने की वजह से। जिस पर अब वह नारू को मेडिसिन देता है और कहता है, इसको अपनी स्किन पर लगाते रहना, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जिस पर नारू तैयार हो जाती है। लेकिन तभी पीछे से चेंग के फादर आ जाते हैं और कहते हैं, बहुत हुआ तमाशा तुम दोनों का। और वह नारू की तरफ देखते हैं और कहते हैं, हमें बाकी सारे विक्टिम्स के बारे में पता चल गया है, बस एक ही विक्टिम रह गया है। और वह नारू की तरफ इशारा करते हैं और चेंग से कहते हैं, तो मैं पता है उसके साथ इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम जो फैमिली में हो रही थी और इंजन सब चीज़ों से सफ़र कर रही थी, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे कि उसने घर में चोरी की है या उसने जैस्मिन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। इन सब चीज़ों के पीछे वही थी। ये सुनकर चेंग को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वह बोलता है, क्या सच में नारू ये सब कुछ तुमने किया? और उसे वह इंसिडेंट याद आता है जहाँ पर एक एग्जीबिशन में नारू ने मून को फंसाने के लिए उसके बैग में एक्सपेंसिव नेकलेस डाल दिया था। और वह बोल रहा होता है कि उस मोमेंट पर मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए बचाया था नारू, क्योंकि तुम मेरी डॉटर की मदर थी। लेकिन यह क्या तरीका हुआ? तुमने अपनी एक बेटी का फ्यूचर बनाने के लिए मेरी दूसरी बेटी को बर्बाद करने की कोशिश की। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। और अब वह नारू से डिवोर्स लेने की बात करता है और कहता है, मैं तुम्हारी जैसी घटिया लड़की के साथ नहीं रह सकता हूँ, हम बहुत जल्दी डिवोर्स ले लेंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि चंग इतना बोलकर वहाँ से चला जाता है
और अब जो ओल्ड मैन होता है वह नारू से कहता है, तुम्हें इन सब चीज़ों की पनिशमेंट ज़रूर मिलेगी ताकि यह घटिया हरकतें तुम दोबारा ना कर सको। और वह अब नारू को उसी गांव में अकेला छोड़कर जाने की बात करता है। तब तक वहां पर जैस्मिन आ जाती है, जो अपने ग्रैंड पेरेंट्स से लड़ने लगती है कि वह अपनी मदर के बिना नहीं रह सकती है। लेकिन उसके ग्रैंड पेरेंट्स उसके घर की नौकरानी से कहते हैं कि जैस्मिन को यहाँ से ले जाओ, और उसकी मॉम को उससे दूर कर दिया जाता है और वह बुरी तरह से रो रही होती है। मून ये सारा शोर शराबा सुनकर बाहर आती है, जहाँ पर उसकी ग्रैंड मदर उसे कहती है, बेटा तुम्हें अंदर चलकर रेस्ट करना चाहिए, यहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इनजस्टिस को जैस्मिन के पास से दूर होता हुआ देखकर अपनी मॉम की डेथ का इंसिडेंट याद करती है कि कैसे उसकी मॉम की डेथ वाले दिन सभी लोग उसे उसकी मदर की डेड बॉडी से अलग कर रहे थे, और ये उसके लिए बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग था। मून फिर जैस्मिन के पास जाती है और उससे कहती है, तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन मत लो। जब मैं वापस सिटी आऊँगी तो तुम्हारी मॉम को ज़रूर लेकर आऊँगी, मैं उन्हें तुमसे कभी अलग नहीं होने दूंगी। और वह जैस्मिन को शांत कराकर वापस से सिटी में भेज देती है। इधर हम देखते हैं चेंग को, जो मून को होश में आता हुआ देखकर उसके पास आता है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि मून से बोलती है कि जैस्मिन को आंटी के पास छोड़ दिया जाए, उसे अलग न किया जाए। जिस पर चेंग बोलता है, बेटा तुम्हारी आंटी ने कुछ बहुत ज़्यादा गलत किया है, जिसके बारे में तुम्हारे ग्रैंडफादर को पता चल गया है। ये डिसीजन उनका है कि उसे इसी प्लेस में रखा जाए, क्योंकि वह नहीं चाहते कि अब हमारी फैमिली में दोबारा ऐसी कोई प्रॉब्लम आए। उनके डिसीजन को मैं निगलेक्ट नहीं कर सकता हूँ, तुम भी ये चीज़ अंडरस्टैंड करो। जिस पर मून तैयार हो जाती है और कहती है, मुझे पता है कि नारू आंटी ने कुछ भी गलत नहीं किया है और उन्होंने मुझे बचाने की कोशिश की है। मैं उन्हें सिटी में अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। पर चेंग के कन्विंस करने पर वह रेडी हो जाती है। अगले सीन में चेंग और मून नारू से मिलने जाते हैं, जो बेहोश होती है, और डॉक्टर यहाँ पर चेंग को उसकी चोट पर दवाई लगाने के लिए बोलता है। लारी दवाई नरू की चोट पर लगाता है और उससे कहता है, अपना ध्यान रखना, पर मुझे मिसअंडरस्टैंड मत करना। तुम्हारी इंजरी हो रखी थी, तुमने कहीं ना कहीं मेरी डॉटर को बचाने की कोशिश की है, और मैं इन सब चीज़ों के लिए तुम्हारा बहुत ज़्यादा एहसानमंद हूँ, और मैं उसी एहसान के चक्कर में तुम्हारे ऊपर यह आखिरी एहसान कर रहा हूँ। अगली बार से तुम मेरे बच्चों और सबसे दूर रहोगी। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे जैसी लड़की का असर मेरी किसी भी बेटी पर पड़े। और यह सुनते ही नारू का रोना निकल जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मून अब नारू के पास आती है, पर नारू उससे बात नहीं कर रही होती है। और इधर अब आखिरी समय आ जाता है, जहाँ पर चेंग अब मून को वापस सिटी में ले जा रहा होता है, और वह उसे समझा रहा होता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन इधर वह जो किडनैपर होता है, उसे अभी तक पकड़ा नहीं गया होता है, और उसकी नज़र अब मून के ऊपर होती है। वह चेंग से बोलती है कि जाकर वह गाड़ी का इंतज़ाम करे, मैं अंदर से अपनी और अपनी मॉम की फ़ोटो लेकर आती हूँ। जैसे ही मून अंदर जाती है अपनी और अपनी मॉम की फ़ोटो लेने के लिए, वह किडनैपर पीछे से आ जाता है। इधर चेंग ब्लेज हेड से मिलने जाता है, और विलेज हेड चेंग से बोलता है, हम तुम्हें ढूंढ रहे थे, हमें पता चला है कि एक किडनैपर अभी भी गायब है, और वह शायद कुछ न कुछ प्रॉब्लम ज़रूर क्रिएट करेगा। इसलिए हमें मून को अकेला नहीं छोड़ना है, क्योंकि माहौल बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। और यह सुनते ही अब चेंग टेंशन में आ जाता है। इधर हम देखते हैं कि वह जो किडनैपर होता है वह घर तक पहुंच जाता है, जहां पर मून होती है, और वह पीछे से जाकर घर का दरवाज़ा लॉक कर देता है और मून को अंदर ही बंद कर देता है। और लॉक करने के बाद वह वहां पर केरोसिन ऑयल लगाने लगता है, ताकि मून इस आग में जलकर मर जाए। यहाँ पर हम देखते हैं कि नारू जो घर से उठकर आती है, यह देखने के लिए कि मून यहाँ से गई है या नहीं, उसे वहाँ पर वही किडनैपर नज़र आता है, और वह पीछे से एक डंडा उठाती है और गिराकर उसके सर पर मारती है, और उसे अंदर से मून की आवाज़ सुनाई देती है। वह अंदर से कहती है, बेटा तुम घबराना मत, मैं तुम्हें बाहर निकाल रही हूँ। लेकिन तब तक उस किडनैपर को होश आ जाता है, और वह यहाँ पर नारू को भी अंदर लॉक करके केरोसिन ऑयल डालने लगता है, और वह बाकी सारी लकड़ियाँ गिराकर अंदर आग लगाने लगता है। अब यहाँ पर ये दोनों मौत की आग में झुलसने के लिए तैयार हो जाते हैं। इन्हें नहीं पता होता है कि आज ये जिंदा वापस घर जा पाएंगे या नहीं। और यहाँ पर अब ये एक दूसरे से बातें करना शुरू करते हैं। यहाँ पर नारू मून को शांत करती है और उससे कहती है, बेटा कुछ भी नहीं हुआ है, मैं हूँ तुम्हारे पास में, तो मैं संभाल लूंगी। इधर मून नारू से बोल रही होती है कि तुम ठीक हो ना आंटी, तुम संभल के रहो, मैं अंदर से हूँ, मेरी फिक्र मत करो। और तभी वह अपने बैग से एक रूमाल और एक बोतल निकालती है, जिसके अंदर थोड़ा पानी होता है, और वह बोतल से पानी निकालकर अपने ऊपर डालकर अपने मुंह पर लगा लेती है।
इधर हम देखते हैं कि गांव की एक औरत को अजीब सी बदबू आ रही होती है। उसे लग रहा होता है कि आसपास कुछ जल रहा है, इसलिए वह भागकर चेक करने जाती है तो उसे पता चलता है कि मून का घर बुरी तरीके से आग में जल रहा है। देखते हैं कि चंग उस आदमी से मिलने जाता है जिसने मून को किडनैप किया होता है और उसे पता चलता है कि उसने गलत आदमी को देखा। नारू है या वह आदमी नहीं है, वह कोई और था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उन लोगों को एहसास होता है कि उन्हें बेवकूफ़ बनाया गया है और तभी उनके पास खबर आती है कि गांव में कहीं बहुत बुरी तरीके से आग लगी हुई है। इसे सुनकर विलेज हेड बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है और वह कहता है यह सब कुछ उसकी वजह से हुआ है, उसे थोड़ी बहुत फिक्र करनी चाहिए थी। अब उसकी वजह से आज मासूम बच्चे जल रहे होंगे। इधर हम देखते हैं कि मून और नारू आपस में जो फंसे हुए होते हैं और यहाँ पर नारू बहुत ज़्यादा फिक्र में होती है कि वह मून को कैसे बचाए। इधर मून भी फिक्र में होती है कि वह नारू को कैसे बचाए और वे बार बार एक दूसरे को समझा रहे होते हैं। नारू उससे कहती है टेंशन मत लो, हमें कोई ना कोई बचाने के लिए आ जाएगा, तुम बस अपना ध्यान रखो। जिस पर मून कहती है आंटी मैंने अपना ध्यान रख रखा है, पर आप प्लीज़ खुद को प्रोटेक्ट कीजिए, मैं आपको ऐसे जलते हुए नहीं देख सकती हूँ। इधर हम देखते हैं कि चंगमून के घर की तरफ भागा हुआ आता है और देखकर रोने लग जाता है। वह विलेज हेड से कहता है हमें जल्दी से पुलिस को बुलाना चाहिए या फायर ब्रिगेड को बुलाना चाहिए। जिस पर विलेज हेड उसे बताता है कि यहाँ की सड़कों की हालत बारिश की वजह से इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है कि न पुलिस आ पाएगी न कोई और, इसलिए हमें खुद ही आग बुझानी पड़ेगी और अपने लोगों को खुद ही बचाना पड़ेगा। यह हर साल का यहाँ का नियम है, यहाँ पर कभी भी कोई समय पर नहीं आता। अब चेंग को नहीं समझ आता वह क्या करे, क्योंकि उसकी बेटी और उसकी पत्नी दोनों अंदर फंसी हुई होती हैं। तभी उसे पीछे से एक आवाज़ आती है जहाँ पर मून बोलती है डैड मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ, आप बस नारू आंटी को बचाओ, वह अंदर फंसी हुई है। और इधर नारू पीछे से आवाज़ लगाती है कि चेंग मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बस चंद्रमा को बचाओ, मुझे नहीं चाहिए कि वह इस आग में जलकर तड़प तड़प कर मर जाए। जिस पर चंग नारू से बोलता है तुम क्या कर रही हो, क्या यह आग तुमने लगाई है। जिस पर नारू बोलती है तुम्हारा दिमाग खराब है, मैं यहाँ पर मून से मिलने आई थी और जब मैं अंदर की तरफ आई तो मैंने देखा कि वह यहाँ पर नहीं है और उसे अंदर किसी किडनैपर ने लॉक कर दिया है और वह वहाँ पर मिट्टी का तेल लगा रहा होता है। इधर गांव वालों ने उस किडनैपर को पकड़ लिया होता है और उससे पूछताछ कर रहे होते हैं कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन वह किडनैपर कुछ भी जवाब नहीं दे रहा होता है। अब इधर चेंग को समझ आ जाता है कि उसे क्या करना है और वह बस गांव वालों से कहता है कि आप लोग लगातार पानी फेंकते रहिए, मैं इस जगह को देखता हूँ। अब हम देखते हैं कि गांव वाले थोड़ा थोड़ा लाकर पानी फेंक रहे होते हैं, पर आग बढ़ती जाती है। उन्हें एहसास हो जाता है कि उनके इतने पानी फेंकने से इस आग पर कोई असर नहीं होगा, उन्हें अब और ज़्यादा मदद की ज़रूरत होगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि विलेज हेड चेंग को बताता है कि अब हम इस जगह से सिर्फ एक ही इंसान को बचा सकते हैं और यह बात नारू और मून दोनों सुन लेते हैं। इधर मून कहती है डैड मुझे छोड़कर आप बस आंटी को बचा लीजिए, मैं नहीं चाहती हूँ कि जैस्मिन अपने बिना माँ के रहे। आंटी ने मेरी बहुत मदद की है, पहले भी उन्होंने मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है। और इधर हम देखते हैं कि नारू बोलती है कि मैंने इस छोटी सी बच्ची के साथ बहुत ज़्यादा जुर्म किया है, मुझे छोड़कर आप प्लीज़ इसे बचा लीजिए। अब यहाँ पर माहौल बिगड़ता जाता है, उन्हें नहीं समझ आता कि वह दोनों क्या करें और टेंशन बढ़ती जाती है। जिस पर अब विलेज हेड कहता है मुझे पता है कि इस घर के पीछे एक दरवाज़ा है, क्यों ना हम उधर से चलें। और हम देखते हैं कि विलेज हेड चेंग को घर के पीछे वाले दरवाजे से ले जाता है, जहाँ पर वह अंदर जाकर देखता है तो मून वहीं पर होती है और विलेज हेड को चेंग मून को बाहर ले जाने के लिए बोल देता है। और उसके बाद उसके पीछे वाले दरवाजे पर नारू होती है, लेकिन जैसे ही वह नारू को बचाने जाता है उसे दरवाजे से बहुत तेज़ लपटें आने लगती हैं। जिस पर विलेज हेड कहता है मैंने तुम्हें समझाया है, हम एक ही इंसान को बचा सकते हैं। और अब हम देखते हैं कि चंगमून को लेकर बाहर आ जाता है, पर वह अंदर नारू को तड़पता हुआ नहीं देख सकता था और नारू यहाँ पर उन सब से गुड बाय बोलने लगती है। तभी मून अपने किसी गाँव के मेंबर से फ़ोन लेकर नारू को कॉल करती है और उसे कहती है आंटी बस आप थोड़ा सा इंतज़ार करें, सब ठीक हो जाएगा। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि नारू के पास फ़ोन था और ये एक नंबर की बेवकूफ़ थी, ये चाहती तो इस फ़ोन कॉल से किसी को भी मदद के लिए बुला सकती थी और तब से ये आग में खड़ी खड़ी मून के साथ तमाशा कर रही है।
अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ये अपना मेलोड्रामा शुरू करती है। ये मून से कहती है कि ये सब उसकी सज़ा है, जो कुछ भी उसने मून के साथ किया है, उसे इतना ज़्यादा बुरा भला कहा है, तो भगवान ने उसे सज़ा दी है और यह सब वह डिज़र्व करती है। मून से ये भी कहती है कि वह अपनी सिस्टर के साथ बहुत अच्छे से रहे, वह ऊपर से उसकी माँ के साथ उन दोनों को साथ में बड़ा होता हुआ देखेगी। लेकिन मून कहाँ हार मानने वालों में से थी। वह कहती है, आंटी मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, और वह रोना शुरू कर देती है क्योंकि उसके पास अब कोई समाधान नहीं होता। लेकिन तभी अचानक से कुदरत का करिश्मा हो जाता है और ऊपर से बरसात हो जाती है और बारिश की वजह से पूरी आग बुझ जाती है। इससे अब यह लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि इन्हें नेचर ने सपोर्ट किया है, और हम देखते हैं कि जैसे ही आग बुझती है, चंग अंदर से जाकर नारू को बाहर निकाल कर लाता है। अब यहाँ पर मून और नारू एक दूसरे को गले लगाते हैं और कहते हैं सब ठीक है। और अब मून बोलती है, ये सब कुछ मेरी माँ ने किया है, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि मैं यहाँ से आपके बिना जाऊँ। नारू बोलती है, आज से तुम भी मुझे अपनी माँ बुला सकती हो, मैं तुम्हारी भी उतनी ही माँ हूँ जितनी मैं जैस्मिन की हूँ, तुम भी मेरे लिए उतनी प्यारी हो जितनी जैस्मिन। तभी वहाँ पर ग्रैंड पेरेंट्स आ जाते हैं और कहते हैं, आखिर यहाँ पर क्या हुआ था, ये सब कुछ फिर से नारू ने नहीं किया है ना। जिस पर चेंग सारी सच्चाई बताता है और उन्हें पछतावा होता है। यहाँ पर नारू सबसे माफ़ी मांगती है कि उसकी वजह से मून को इतनी ज़्यादा परेशानी हुई, और अब हम देखते हैं कि वे दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं और अब ये पूरी एक हैप्पी फैमिली हो जाते हैं। यहाँ पर विलेज हेड भी खुश होता है कि अब मून को एक हैप्पी फैमिली मिल गई है। नेक्स्ट सीन में हम मून को नारू, जैस्मिन और उसके फादर के साथ उसकी माँ के पास देखते हैं, जहाँ पर ये लोग उन्हें थैंक यू बोल रहे होते हैं और उनसे कह रहे होते हैं कि उनकी वजह से उनकी फैमिली में इतनी अच्छी बेटी आई है। और इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि यह सब लोग ग्रैंडफादर का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, जहां पर अब जैस्मिन और मून ग्रैंडफादर को अच्छी विश देते हैं और उन्हें लंबी उम्र की दुआएं देते हैं, और यह सब लोग साथ में एक प्यारा सा बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, जिस पर नारू सबसे प्रॉमिस करती है कि वह आज के बाद मून को कभी भी परेशान नहीं करेगी, और इसी हैप्पी फैमिली मोमेंट के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।